तो दिल्ली में कल शाम हुए कार ब्लास्ट के बाद से केंद्र सरकार समेत कई जांच एजेंसियां और शीर्ष अधिकारी लगातार एक्शन मोड में हैं और इसी क्रम में एनएसजी कमांडो की टीम घटनास्थल पर जांच में जुटी हुई है। तो विभिन्न जांच एजेंसियां लगातार साक्ष्य एकत्रित करने में लगी हैं और पूछताछ की जा रही है और दोषियों को ट्रैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और कार धमाके के बाद एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर गहन जांच में जुटी है। तमाम साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है ताकि इस धमाके के असल कारणों का पता लगाया जा सके। तो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और कल शाम हुए इस धमाके के बाद ही लाल किले के आसपास के कई होटलों में भी पुलिस सर्च ऑपरेशंस चला रही है और पिछले कुछ दिनों में लाल किले के आसपास किन किन लोगों ने चेक इन किया है इसकी जानकारियां जुटाने में भी पुलिस लगी हुई है और साथ ही पुलिस होटल्स के मैनेजर्स से भी पूछताछ कर रही है। तो कल दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर विभिन्न जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर। दिल्ली के साथ साथ विभिन्न राज्यों में भी इस वक्त हाई अलर्ट की सिचुएशन है और विभिन्न जांच एजेंसियां लगातार इस बात को खंगाल रही हैं कि कहां, कैसे, कब इस पूरे षड्यंत्र की साजिश रची गई, कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, और इसको लेकर गहन जांच जारी है। लेकिन विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच भी समन्वय लगातार जारी है। हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मुकेश शुक्ला लाल किले से, नितेंद्र सिंह एलएनजीपी से और अंकित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि जैसा हम समझ पा रहे हैं कि गृह मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है और जांच एजेंसियों के द्वारा भी जांच लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से हमने कल देखा, धमाके के कुछ एक घंटों में ही इस बात की जानकारी आनी शुरू हो गई थी कि गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी किसके नाम पर है, कौन इसका मालिक, किसने किसको बेचा इत्यादि। क्या हम ये कह सकते हैं कि जांच एजेंसियों के बीच समन्वय की भी एक पूरी तस्वीर थी जो सामने आई, जिसके आधार पर जांच को रफ्तार भी मिल पा रही है? होता है, मैंने यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों से बात करी। यहाँ जैन मंदिर जो सबसे क्लोज था और जो दिगंबर मंदिर था वो क्लोज था, वहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट थी तो उन्होंने बताया कि पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई थी और एकदम से ही सब चीज़ जो थी वो मैसेज क्लियर हो गया था। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड्स की भी गाड़ियाँ आ गई थी, लेकिन जो एक्सप्लोजिव था वो इतना ज़्यादा भयंकर था। उन्होंने बताया कि आग की लपटें जो थी वो आसपास जो इतनी तेज़ी से फैली कि जो उसकी चपेट में आया उसने उसको जला दिया। और तस्वीरें साफ दिखा रही थी किस तरह से बैटरी रिक्शा गाड़ियाँ जो थी उसके चपेट में आई, जो लोग इसकी चपेट में आए उन्होंने अपनी जानें गंवाई। वो तस्वीरें हम दिखा नहीं सकते, उनके लिए बोलना भी मुश्किल हो पा रहा है मेरे लिए, क्योंकि इतनी भयानक वो तस्वीरें थी। बावजूद उसके जो समन्वय था, क्योंकि सुबह ही जो था जम्मू कश्मीर और गुजरात की जो टीम थी वो यहाँ पर आई थी और फरीदाबाद से उन्होंने जो आरडीएक्स बरामद किया और उसके बाद केमिकल एक्सप्लोजिव था जो वो बरामद किया। तो ये पूरे दिन की हलचल चल रही थी, मूवमेंट बनी हुई थी, कोऑर्डिनेशन जाहिर तौर पर आपस में इंटरस्टेट का बना हुआ था और अभी भी ये कोऑर्डिनेशन चल रहा है। इसी के सलमान को इसी के बिना पर पहले गुड़गांव पुलिस उठाती है, फिर दिल्ली को बताती है और दिल्ली की पुलिस उसके घर तक पहुंच जाती है और तमाम कनेक्शन वो एंगल खंगालने की कोशिश की जा रही है कि गाड़ी की कॉन्स्पिरेसी क्या है, गाड़ी कहां से आई, सलमान को इस गाड़ी का नंबर नाम नहीं क्यों चेंज कराया जबकि 2-3 लोगों को बेची जा चुकी थी। ऐसा कम होता है कि आप एक को तो बेच करके रख सकते हैं, लेकिन 2 या 3 लोगों को ये बेची जा रही है और तब भी आपकी आरसी पे आप ही का नाम चल रहा है। आपको इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी? और यहाँ पर आप देखिए कुछ ही देर पहले एफएसएल की टीम ने जो सबूत हैं वो मोरलेस पूरे के पूरे उन्होंने जुटा लिए। काफ़ी सारे सबूत लेकर के उनकी टीम यहाँ से निकली है। साथ ही आईजी रैंक के सीआरपीएफ के यहाँ अधिकारी भी पहुंचे मौके पर, उन्होंने भी मेट्रो का जायजा लिया क्योंकि उनकी डिप्लॉयमेंट मेट्रो के आसपास रहती है और उनको भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया। उच्च स्तरीय बैठक हुई, स्पेशल सीपी जो लॉ एंड ऑर्डर वो मौजूद है, डीसीपी मौजूद है, एडिशनल सीपी स्पेशल सेल यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम इनपुट्स को खंगाला जा रहा है और इसके विदेश में कोई कनेक्शन है, यहाँ से पाकिस्तान तक कोई तार है, उस पर भी जांच की जा रही है। यानी किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जा रहा है। कल गृह मंत्री ने साफ कहा था कि हर एक एंगल पे विस्तार से जांच की जाएगी, हर एक एंगल को नजरिए में रखा जाएगा। ऐसे में यहाँ पर जो लोगों ने अपनी जान गंवाई उनको न्याय मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि एफएसएल की रिपोर्ट आना। और एफएसएल ने अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर से सैंपल भी मांगे हैं जो उन्होंने कल बरामद किए थे, आरडीएक्स के थे या दूसरे सैंपल थे,
ताकि वो मैच करके इसको ये पुख्ता कर पाए कि जब यहाँ पर एक्सप्लोसिव हुआ, यहाँ पर धमाका हुआ, तो उसके अंदर जो भी रासायनिक था या जो भी दूसरा मटेरियल इन्वॉल्व था, क्या उसका कनेक्शन उसके साथ है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो 3 डॉक्टर्स की जो है भूमिका आ रही है, तीनों जो है अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एम्प्लॉई हैं। और देखिए ये तबका जो है वो कैसे हर तरीके के एंगल को खंगाला जा रहा है और इसीलिए जो भी जांच के दायरे में आ रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ निखिल सिंह सीधे भूटान की राजधानी थिम्पू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में अपना संबोधन दिया तो शांति के महत्वपूर्ण संदेश को तो रेखांकित किया ही, लेकिन साथ ही एक बड़ा संदेश जो पूरे विश्व को जा रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी में भी इस बात को कहा, किसी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। महत्वपूर्ण संकेत विश्व के लिए, शांति के साथ साथ दिल्ली में हुए धमाके के पीछे के आकाओं के लिए भी। जी बिल्कुल, और जिसको कहते हैं कि जो उन्होंने जिस तरह से इस बात को रखा कि शांति के तो हम पुजारी हैं, उनकी जो बात का आशय था, और वो भूटान में है जहां पर ग्लोबल पीस फेयर फेस्टिवल चल रहा है, और उस दौरान भी उनका ये कहना था कि भूटान का राज परिवार, भूटान के लोग भारत के साथ इस वक्त खड़े हैं, शांति के उपासक है, शांति की पूजा हम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो आपने कहा, जिस संदेश की बात कही, इसका मतलब ये नहीं है कि जो षड्यंत्रकारी हैं उनको किसी भी तरह से ढील दी जाएगी, किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। याद होगा आपको कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात कही थी, और एक बार फिर प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। भूटान के साथ में भारत के विशेष रिश्ते हैं, पारिवारिक संबंध अगर कहा जाए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हैं भूटान में, थिम्पू में, यहाँ की सड़कों पर जब हम यहाँ के लोगों से मिलते हैं तो सचमुच वो लगता है कि वो परिवार है। यहाँ के लोग कहते हैं यू आर वन ऑफ अस। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह का कनेक्शन भारत और भूटान के बीच में है, वो आत्मीयता, वो सांस्कृतिक, वो आध्यात्मिक संबंध जिस तरह से है। ऐसे में इस विशेष अवसर पर यहाँ प्रधानमंत्री को आना ही था, लेकिन वो भारी मन से आए, इस बात को उन्होंने कहा भी, और साथ ही साथ ये संदेश भी दिया कि हम शांति के उपासक तो जरूर हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई मौका आएगा तो जो षड्यंत्रकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ममता। जी बिल्कुल निखिल, तो प्रधानमंत्री की ओर से ये संदेश उन सभी के लिए है जो दिल्ली में हुए धमाके के पीछे के गुनहगार हैं कि उन्हें बख्शा तो नहीं ही जाएगा। ऐसे में हमारे साथ और संवाददाता भी जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंकित मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, आप अमित शाह के गृह मंत्री के आवास के बाहर हैं और ऐसे में ये जरूर जानना चाहेंगे कि आज जो उच्च स्तरीय बैठक हुई उसको लेकर क्या वो बैठक अभी जारी है, क्या वो बैठक खत्म हो गई है, और कौन कौन से बड़े नाम जो इस बैठक से जुड़े रहे और किस तरीके की जानकारी इस बैठक से भी निकलकर सामने आ सकती है? देखिए, साफ तौर पर 10 नवंबर की देर शाम जिस तरह से राजधानी दिल्ली में ये एक बड़ा कार ब्लास्ट हो जाता है, जो कि लाल किले के प्राचीर से कुछ ही चंद लम्हों की, या कहूँ कदमों की दूरी पर रहता है, और इस पूरे ब्लास्ट को जानने के लिए तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां वहां पर तैनात हो जाती है, और आज उन्हीं से तमाम सवाल खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आए। और इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि सुरक्षा के दायरे को लेकर के इस पर पूरी मीटिंग रही कि क्या कुछ आगे के पॉलिसी, या यूँ कहें क्या कुछ आगे की प्लानिंग रहने वाली है, और इन सब के बीच आईबी प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद रहे। खुद केंद्रीय गृह सचिव इस मीटिंग में यहाँ पर उन्होंने भी शिरकत की है। डीजीपी जम्मू कश्मीर के भी वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़ते हुए नजर आए, तो साथ ही एनआईए के प्रमुख भी इस मीटिंग में रहे। यानी तमाम जो एजेंसियां हैं उनके प्रमुखों की आज यहाँ पर मौजूदगी रही। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की, और इन सब के बीच जो निगाह है अब सबकी इसी बात पर बनी हुई है कि इस मीटिंग के जरिए, क्योंकि अब जो एजेंसियां प्लान करती हैं वो तो पूरी तरीके से फुल प्रूफ रहता है, आगे किस तरीके से निपटा जाएगा। जैसा कि हमारे सहयोगी भी जो भूटान में इस समय मौजूद है, उन्होंने भी बताया कि प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि जो षड्यंत्रकारी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो यानी ये क्या कुछ कॉन्स्पिरेसी है, उसी को डिकोड करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री कल रात से ही एलएनजेपी भी पहुंचते हैं, और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बारीकी से बनाए हुए थे। और आज भी जब राजधानी दिल्ली ने आंखें खोली हैं तो ये देखा कि किस तरीके से हर हिस्से में, रेलवे स्टेशन हो या फिर आसपास के इलाके के जो होटल्स हैं वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। यहाँ तक कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और इन सब के बीच अगर बात राजधानी दिल्ली में आज की इस मीटिंग को लेकर के की जाए, तो इस मीटिंग की प्रमुखता से अगर बात रखी जाए तो यही रही कि इस मीटिंग में कोशिश यही की जा रही है कि उन कल्प्रिट तक पहुँचा जाए, या उन कारणों तक पहुँचा जाए कि जिस कारणों की वजह से ये कार ब्लास्ट हुआ है। जी बिल्कुल, तो इसी बात के मामले की तह तक जाने का एक प्रयास विभिन्न जांच एजेंसियों के द्वारा क्या क्या
डेवलपमेंट हो पाई है, वो तमाम जानकारी गृह मंत्री के साथ साझा की जा रही है। इस बैठक में हमारे साथ नितेंद्र सिंह एलएनजेपी अस्पताल से जुड़े हुए हैं, जहां पर इस धमाके के घायलों का इलाज चल रहा है। नितेंद्र, आपने हमें लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि घायलों का इलाज कैसे आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपने ये भी कहा था कि कुछ ऐसे घायल हैं जो बहुत क्रिटिकल है, गंभीर हैं, उनकी हालत कैसी है? 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनको आईसीयू में रखा गया है और उनकी हालत क्रिटिकल है। ये कल से ही हम बता रहे हैं और कुल 25 लोग घायल यहाँ पर आए हैं, जिनमें से 3 की हालत सीरियस है, जिसको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। बाकी लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अगले 24 घंटे तक उस पर निगरानी रखी जाएगी, डॉक्टरों की टीम देख रही है। एक जो बड़ी बात सामने अभी आई है कि जो इतना तेज़ धमाका था जिसके वजह से लोगों को कान से सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भर्ती हैं, उनके कान से सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये एक नई जानकारी अस्पताल की तरफ से मुझे मिली है और उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जो लोग जिनका शव यहाँ पर है, उनमें कुछ शवों की पहचान की गई है और कुछ चूँकि फॉरेंसिक टीम जो है पोस्टमार्टम के अलावा फॉरेंसिक टीम इसमें काम कर रही है और कुछ अभी अनक्लेम्ड शव हैं, उसको किसी ने दावा नहीं किया कि ये किसका है, उसको यहाँ पे अभी रखा गया है। तो जैसे जैसे कोई सामने आएगा तो उस बॉडी को उस हिसाब से डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान करके उनको सौंपने की कोशिश की जाएगी या आगे की जो प्रक्रिया होगी वो उसको किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो घायल है उनका समुचित इलाज हो और उनके परिजनों से मिलने दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके परिजन आ चुके हैं। सुबह से उनकी मुलाकात भी हो रही है और तकरीबन 11 बजे के आसपास दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी घायलों से मुलाकात की और डॉक्टरों से भी तमाम इंतजाम के बारे में बातचीत किया। तो कुल मिलाकर फोकस इस बात को लेकर के है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों और उनको अपने घर तक जाएं। और हमें जैसा कि बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटा उनको और निगरानी में रखा जाएगा। जो लोग मामूली रूप से घायल है, लेकिन 3 जो घायल हैं उनको आईसीयू में भी रखा गया है। जी नितेंद्र, जैसा कि हम जानते हैं कि इस धमाके में जो लोग घायल हुए हैं उनको बर्न इंजरीज ज़्यादा हैं, तो ऐसे में क्या कुछ अन्य अस्पतालों के विशेषज्ञ भी हैं जो इसमें एलएनजेपी की सहायता कर रहे हैं? देखिए, एम्स में जो बर्न एंड प्लास्टिक विभाग है वहाँ पर अलर्ट के लिए बोला गया था। वहाँ मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। सफदरजंग चूँकि इसके लिए बर्न एंड प्लास्टिक विभाग है, वहाँ उनकी विशेषज्ञता है, तो उनसे भी संपर्क किया गया था। लेकिन अभी इतनी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एलएनजेपी में वो सारी सुविधाएँ मौजूद है जो ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है। और जो अभी जानकारी मुझे एलएनजेपी की तरफ से दिया गया है कि जो कान से उनको सुनाई नहीं दे रहा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि बहुत तीव्र धमाका था। तो ये एक नई जानकारी हमें मिली है कि उस पर फोकस किया जा रहा है कि जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं या उनको दिक्कत आ रही है सुनने में, उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है। और सब कुछ एलएनजेपी में व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होगी तो उसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर जो दूसरे एम्स या सफदरजंग है उनके डॉक्टर की सहायता ली जाएगी। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ अलर्ट पर रखा गया है। जी चलिए, अंकित मिश्रा का एक बार पुनः रुख करना चाहूँगी। अंकित, हम जानते हैं कि गृह मंत्री के आवास पर बैठक जारी है, तो ऐसे में इस बैठक से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और किस तरीके से जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं और कुछ और बात निकलकर सामने आ सकती है, लेकिन गृह मंत्रालय की ओर से क्या कोई ऐसे दिशा निर्देश भी है जो विभिन्न राज्यों को, जांच एजेंसियों को दिए गए हैं? देखिए, साफ तौर पर क्योंकि मीटिंग हुई है तो ये पूरे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है और इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते ही वहाँ से जब चीज़ें निकल कर सामने आएंगे तभी इस पर कह पाना कुछ भी संभव हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये मीटिंग जो है वो साफ संदेश है इस तरह के षड्यंत्रकारी जो भी लोग इनके पीछे हैं, या फिर अगर किसी वजह से इस कार में अचानक से ही ब्लास्ट हुआ है तो वो भी, यानी दोनों ही रीज़न हो, तो चाहे टेक्निकल हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ये चीज़ की गई हो, इन दोनों ही कारणों को यहाँ पर देखा जा रहा है। और इसी की गहनता से जाँच के लिए FSL की टीम हो, NIA की टीम हो या फिर IB की जो टीम हो, वो अलग अलग जगहों पर उनकी डिप्लॉयमेंट के साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ से हर चीज़ की जो बारीकी से नज़र है वो बनाई जा सके। और इसीलिए दिल्ली में हर वाहनों की, और ख़ासतौर पर रेड फोर्ट के इलाके को तो पूरी तरीके से आप देख ही पा रहे हैं कि सील किया गया है, जिससे कि वहाँ पर जो लोग हैं सिर्फ उनको, पैदल लोगों को, यानी जो जा रहे हैं उन्हीं को इजाज़त दी जा रही है। किसी भी वाहनों के अंदर आवाजाही यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर रखी है। और इतना ही नहीं है, दिल्ली के आप अगर आउटर्स की भी बात करें, गाजियाबाद से भी अगर आपको दिल्ली आना है, नोएडा से भी अगर आना है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, जांच जरूर हो रही है। हर तरफ आपको कुछ ना कुछ इसी तरीके से स्थिति देखने को मिल जाएगी, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर हम सुबह भी रहे तो मैंने वहां पर भी देखा कि किस तरीके से सुबह से ही लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। लोगों को असुविधा ना हो, सुविधाजनक तरीके से वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि राजधानी में ये ब्लास्ट जो हुआ है कार में, उसके पीछे का कारण क्या है,
हर कोई यही जानना चाहता है और इसीलिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री लगातार इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं और इन सब के बीच जो आज हाई लेवल मीटिंग है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर हों, आईबी के प्रमुख हों, एनआईए के प्रमुख हों, डीजीपी जम्मू कश्मीर हों, ये तमाम जो लोग वहां पर मौजूद रहे, डीजीपी कश्मीर तो वर्चुअली जुड़ते हैं, यानी हर उस एंगल पर बारीकी से, गहनता से सघन जांच की जा रही है कि कौन से एंगल की वजह से ये हादसा हो सकता है या फिर ये किसी के द्वारा किया गया कार्य। यानी इन दोनों ही मैटरों को ध्यान में रखा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पर ज़्यादा अपडेट आ सके, क्योंकि जब भी इस तरीके के कोई हादसे होते हैं या किसी भी तरीके के जो हादसे आपने देश में कई बार देखे होंगे, तो इसमें एजेंसियां कुछ भी कहने से कतराती हैं, क्योंकि उनका मेन फोकस होता है, सरकार का भी मेन फोकस होता है, एजेंसियों का भी होता है कि हम एक्शन में विश्वास करते हैं, वर्ड्स में नहीं करते हैं। तो यानी एक्शन बोलेगा, तो यही वजह है कि अभी इंतजार किया जाएगा, जैसे ही वहां से ऑफिशियल इसको लेकर के बयान आएगा कि ये क्या कुछ पूरा मामला था, तब स्थिति पूरी इस पर से क्लियर हो पाएगी। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी राजधानी ने कल देखा वो अपने आप में बहुत दहला देने वाला था, क्योंकि सोमवार का दिन है तो अमूमन ऐसे में लोग जो है सुबह दफ्तरों के लिए निकलते हैं और शाम को दफ्तर से अपने घर जा रहे होते हैं। कई लोग होते हैं शॉपिंग के लिए निकले होते हैं, घूमने निकले होते हैं, उनके लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं हादसा रहा। और अब कहीं ना कहीं राजधानी में जो लोग हैं वो डरे नहीं, इसीलिए सरकार लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। हर सेक्टर में, हर जगहों पर आपको पुलिस की तैनाती, ट्रैफिक कंट्रोल की तैनाती आपको हर तरफ मिलती हुई नजर आएगी। संदेश साफ है कि सुरक्षा सर्वोपरि है, ताकि जांच के तहत कोई भी छूटे ना। फिलहाल रुक करना चाहूंगी मैं मुकेश का। मुकेश, आप जांच की बात लगातार कर रहे हैं और जब भी जैसे ये जो धमाका हुआ इसको लेकर भी कुछ बात सामने रखी जा रही है कि भाई गड्ढा नहीं हुआ था, कोई रसायन था जिसका प्रयोग किया गया, अमोनियम नाइट्रेट का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा होनी बाकी है, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट कहां से इतनी बड़ी तादाद में हुआ इत्यादि, क्या कुछ पहले भी ऐसे धमाके के मामले देश भर में कहीं ऐसे रहे हैं जिनसे इसके मोडस ऑपरेंडी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा हो? जी ममता, देखिए धमाके तो हुए लेकिन आरडीएक्स के धमाके हमने कई बार सुने हैं कि आरडीएक्स मिला, आरडीएक्स से धमाका हुआ, लेकिन ऐसा पहली बार है कि रासायनिक हमले का जो अंदेशा है वो इतना तेजी से बढ़ रहा है कि सारी जांच एजेंसियां इसी के पीछे हैं कि ये वाकई में एक रासायनिक हमला था। क्योंकि मैंने यहाँ लोगों से बात करी, मंदिर में जाकर के लोगों से बात करी, वहाँ के जो लोग थे जो रात में यहाँ मौजूद थे और सुबह के वक्त आए, उन्होंने जो रात का सूरत हाल बताया। उन्होंने बताया कि आग की जो लपटें थी जैसे मानो कि एक आग का गुब्बारा फैल गया हो उस पूरे के पूरे रेडियस में 200-300 मीटर के अंदर, और जो भी उसकी चपेट में आया वो झुलस गया, जो चीज़ें आई वो जल गई, जो थोड़ा बहुत उससे दूर रह पाए वो ही उससे बच पाए, लेकिन इफेक्ट सबको आया। और मैंने बताया, और साथ ही साथ उसके अंदर एक धमाका होता है, एक आवाज़ है, आवाज़ जैसा नितेंद्र ने बताया कि वो धमाका इतना दूर था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली जो डीसीपी ऑफिस सेंट्रल दिल्ली का है वो यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर तक है, यानी वहाँ तक उसकी आवाज़ सुनाई देती, यानी धमाका इतना ज़बरदस्त था, धुआं, आग के लपटें इतनी ज़्यादा थी। तस्वीरों में आपने साफ तौर पे देखा कुछ जो बॉडी से वो गाड़ी के ऊपर तक आ गई थी। खुद डीसीपी ने बताया कि जो ड्राइवर था वो इस तरह से पूरा का पूरा ब्लास्ट में क्षतिग्रस्त था कि उसके पार्टिकल्स निकालने के लिए एफएसएल को पूरी रात लग गई। यानी अब ये तमाम एंगल्स पे जांच की जा रही है कि किस तरह का ये एक्सप्लोजन था, क्योंकि गड्ढा नहीं होता है, कोई ऐसी कीलें नहीं निकलती, कोई छर्रे नहीं निकलते। फिर इस बार क्या ऐसा इस्तेमाल किया था, जैसा ये भी देखा जा रहा है कि फरीदाबाद से गाड़ी आती है, फिर यहाँ पर 2 लोग और मिलते हैं, 3 घंटे के आसपास ये गाड़ी यहाँ पर पार्किंग में रहती है। तो आसपास के इलाके को भी यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए किया गया। तमाम होटल्स पे इन आउट की एंट्री चेक की जा रही है। लाल किले के परिसर को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, आवाजाही बंद है। ये पूरा रोड देखिए आपको सुनसान पड़ा है, यानी आगे तक आप जाएंगे तो सिर्फ आपको एफएसएल की टीम मिलेगी, पुलिस मिलेगी, एजेंसीज मिलेंगी और मीडिया मिलेगी, यानी किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफी सेंसिटिव इलाका है, ऐसे में यहाँ धमाका हो जाना यानी दिल्ली के दिल को दहला देने की कोई साजिश थी। ये और भी बड़ी साजिश ममता हो सकती थी, मैं पहले भी बता रहा हूँ। जिस तरह का एक्सप्लोजन मिला था, अगर वो 360 किलो आरडीएक्स और बाकी रासायनिक अगर चीजें यूज हो जाती तो कुछ और बड़ा प्लान था इनके मंसूबों में, लेकिन ये यहाँ पर आकर के इसको प्लांट करके भागने की फिराक में थे और ये यहाँ पर धमाका हुआ। किस तरह का इसमें रोड रहेगा, इनपुट रहेगा, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि विभिन्न जांच एजेंसियां, मुकेश देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।